नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। झालावाड़ जिले का मनोहर थाना हमेशा से ही सागवान की तस्करी और काले कारोबार के लिए बदनाम रहा है। मनोहर थाना राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। राजस्थान की सीमा में सागवान के पेड़ काफी कम ही नजर आते हैं, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा से लगभग 2-3 किलोमीटर अंदर जाते ही सागवान के घने जंगल हैं, जहां अवैध रूप से सागवान की कटाई होती है। मध्य प्रदेश से अवैध सागवान की लकड़ी महाराजपुर चौकी के रास्ते झालावाड़ जिले के मनोहर थाना लाई जाती है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं झालावाड़ जिले के अंतिम छोर यानी कि मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित मनोहर थाना क्षेत्र में। मनोहर थाना क्षेत्र राजस्थान में सागवान के लिए विशेष तौर पर पहचाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मनोहर थाना का जो इलाका है इसमें बड़ा ही उत्कृष्ट क्वालिटी का सागवान पैदा होता है और यहाँ पर बना हुआ सागवान का फर्नीचर देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक जाता है। लेकिन एक सच्चाई से मैं आपको आज रूबरू करवाना चाहूँगा। मनोहर थाना का जो पूरा इलाका है इसमें आज की तारीख में यदि हम जंगलों की स्थिति पर बात करें तो यहाँ पर सागवान का नामो निशान मिट चुका है। अब हम इस वक्त जिस जगह पर खड़े हुए हैं इसको कहते हैं महाराजपुरा चौकी। मैं आपको पीछे दिखाना चाहूँगा, एक गेट बना हुआ है जिस पर राजस्थान लिखा हुआ है, यानी ये मध्य प्रदेश से राजस्थान में जाने का प्रवेश द्वार है। इससे जब हम लगभग 500 मीटर आगे मध्य प्रदेश में चलते हैं तो यहीं से सागवान के जंगल शुरू हो जाते हैं। ख़ास बात यह है कि इस इलाके में मध्य प्रदेश के 2 ज़िलों की सीमाएं यहाँ पर आकर मिलती हैं, जिसमें मध्य प्रदेश का गुना और राजगढ़ शामिल है। दोनों ही ज़िलों में सागवान के जंगल भरपूर हैं, लेकिन दोनों ही ज़िलों से बड़ी तादाद में सागवान की तस्करी होकर राजस्थान के मनोहर थाना में लाया जाता है। और विडंबना देखिए कि महाराजपुरा चौकी जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं, यहाँ से लगभग 50 मीटर की दूरी पर ही चेक पोस्ट बना हुआ है। इसी चेक पोस्ट के सामने से और यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर जाने के बाद में फॉरेस्ट रेंज का ऑफिस है, उसके सामने से तस्करी का माल निकलता है। सागवान की लकड़ी तस्करी बड़ी समस्या बनती जा रही है। सागवान को मध्य प्रदेश से मनोहर थाना ले जाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है मध्य प्रदेश के जंगलों से वन विभाग द्वारा काटी गई लकड़ी की नीलामी की जाती है, जिसको मनोहर थाना के कुछ व्यापारी खरीद कर लाते हैं और तैयार करके बेचते हैं। वहीं दूसरे तरीके में मध्य प्रदेश से लकड़ी की अवैध कटाई करके उसको तस्करी करके मनोहर थाना लाया जाता है। तस्करी की लकड़ी को मनोहर थाना की सीमा पर स्थित कुछ गाँवों में खाली किया जाता है, जहां से इस लकड़ी को मोटरसाइकिलों या दूसरे छोटे वाहनों के माध्यम से रात के समय मनोहर थाना और उसके आसपास के क्षेत्र की आरा मशीनों पर शिफ्ट किया जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सब कुछ जानते हुए भी इन्हें कोई पकड़ नहीं सकता। तस्करी का सागवान पुलिस चौकी और वन विभाग के रेंज कार्यालय के सामने से होकर गुजरता है, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी आंखें बंद किए रहते हैं। मनोहर थाना क्षेत्र में राजस्थान और मध्य प्रदेश की बॉर्डर के समीप ही महाराजपुरा पुलिस चौकी भी स्थित है, जो ये कहें कि मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश करने का लीगल रास्ता, वैधानिक रास्ता है। दबे छुपे तौर पर ये बातें भी सामने आती हैं कि रात्रि के समय इसी रास्ते से सागवान की जो अवैध लकड़ी है वह मनोहर थाना में प्रवेश करती है। वास्तविकता जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर जो इस वक्त ड्यूटी पर तैनात हैं प्रेम जी, उनसे बात करते हैं। प्रेम जी, ये सागवान की तस्करी इस इलाके में बड़े पैमाने पर होती है? सर होती है। मेरे को तो अभी क्या है, 1 महीना हुआ है सर यहाँ, और 1 महीने में यहाँ से कोई भी गाड़ी सागवान की नहीं निकली अभी तक। तो किन रास्तों से गाड़ियाँ जाती सर अभी मेरे को इतनी जानकारी नहीं है, और पर यहाँ से कोई सागवान की लकड़ी नहीं निकली। आपके सामने से नहीं निकली सर। ग्रामीण क्षेत्रों में कोई रास्ते? ग्रामीण क्षेत्रों में सर रास्ता है, उनका मेरे को जानकारी नहीं है अभी सर। मध्य प्रदेश से सीधा आते हैं? सीधे रास्ते आते मध्य प्रदेश से और उधर निकल जाते हैं। अच्छा, ये सेमली हाट और ये कुछ गाँव ऐसे हैं जहाँ पर ऐसा कहते हैं कि अवैध लकड़ी को लाके डाला जाता है और यहाँ से परिवहन होता है, क्या जानकारी है? उसकी जानकारी मेरे को नहीं है सर। मेरे को तो मेरे क्षेत्र की जानकारी है सर। ये बात बिल्कुल ठीक है कि मनोहर थाना में मध्य प्रदेश से घुसने के कई रास्ते हैं, लेकिन सभी रास्ते एक ही जगह से होकर निकलते हैं और वह सड़क ठीक यहाँ का जो क्षेत्रीय वन कार्यालय है उसके सामने से होकर गुजरती है। लेकिन विडंबना देखिए कि कोई कार्यवाही नहीं हो पाती। यहाँ पर बड़े भ्रष्टाचार की बात सामने आती है। स्थानीय जो लोग हैं वो साफ तौर पर कहते हैं कि वन विभाग की मिलीभगत से ही ये सारा खेल चल रहा है।
यहाँ आसपास कुछ गांव हैं जिनमें सेमली हाट, रवासिया इत्यादि ऐसे गांव हैं जहां पर मध्य प्रदेश से तस्करी के जरिए लाई गई सागवान की लकड़ी को खाली किया जाता है और उसके बाद में छोटे वाहनों में भरकर इसी सड़क से, जो कि क्षेत्रीय वन कार्यालय के सामने से गुजरती है, यहाँ से मनोहर थाना ले जाया जाता है उस लकड़ी को। लेकिन वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी जो यहाँ पर तैनात हैं वो आंखें बंद किए हुए बैठे हैं और यहाँ का जो पूरा वन विभाग का अमला है वो आंखें बंद किए बैठा है और भ्रष्टाचार की भेंट इस पूरे मामले को चढ़ा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर सागवान की तस्करी दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों हुई एक कार्रवाई के दौरान वहां के तस्करों के तार मनोहर थाना से जुड़े होने की बात सामने आई। इसके बाद मनोहर थाना क्षेत्र में भी कार्रवाई का डर पैदा हो गया। ऐसे में यहाँ के तस्करों और अवैध भंडारण करने वाले लोगों ने माल को बाहर निकालना शुरू किया। लोगों की सूचनाओं के बाद पुलिस और वन विभाग में कुछ सक्रियता आ गई। इसके बाद माल को बाहर नहीं निकाला जा सका, लेकिन तस्करों ने अब दूसरा रास्ता निकाला है, जिसके चलते इस अवैध माल को स्थानीय लोगों के घर किराए पर लेकर उनके घरों में भरा जा रहा है और आसपास के गाँव में शिफ्ट किया जा रहा है। ये सारी शिफ्टिंग की प्रक्रिया रात में पूरी की जाती है। ये सारा माजरा वन विभाग के अधिकारियों को भी पता है, लेकिन फिर भी वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। चालमपुरा रोड पे जंगल में कहीं पर अवैध सागवान के भंडारण की हमें मुखबिर से सूचना मिली थी, जिस पे पुलिस टीम द्वारा वहाँ दबिश दे के कार्रवाई की गई थी। तो वह कब्रिस्तान के पास में जंगल में चरागाह भूमि में छिपाए हुए सागवान के नग मिले थे। मौके पे चेक किया था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी जाब्ता बुलाया था पहचान के लिए। तो उनके द्वारा यही बताया कि ये सागवान की लकड़ी और अवैध है, जिस पर कार्रवाई करते हुए मौके से 101 नग सागवान के जब्त किए गए थे। प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान है कि उक्त सागवान किसकी है, इसके बारे में आगे अनुसंधान से क्लियर होगा। इलाके में वन अधिकारी सागवान की तस्करी और अवैध भंडारण की बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर कोई जवाब नहीं दे पाते। पूरे मामले को लेकर क्षेत्रीय वन अधिकारी से एनडीटीवी की टीम ने मौके पर पहुंचकर बातचीत की। क्षेत्रीय वन अधिकारी अपने ही जवाबों में फंसते नजर आए और संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। हालांकि उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में 11 कार्रवाइयां की गई हैं, लेकिन सवाल यह है कि जहां इतने बड़े पैमाने पर सागवान की तस्करी हो रही हो, वहां पर क्या सिर्फ 11 कार्रवाइयां काफी हैं? अभी मौके को देखा, हालातों को देखा, कच्चे रास्ते कई सारे आते हैं, लेकिन सभी रास्ते जो है फाइनली आपके जो रेंज ऑफिस है उसके सामने से होकर ही निकलते हैं। ऐसे में कैसे अवैध माल प्रवेश कर जाता है? जो एमपी से लगे हुए रास्ते हैं, जैसे कि दांगीपुरा है और दांगीपुरा वाला रोड है, ये दोकुफी महादेव जी वाला रोड है, और इधर से क्या कहते हैं जो बीनागंज रोड है, बसाड़ के बालाजी वाला रोड है। इन रास्तों से लकड़ी का परिवहन होता है और पकड़ते भी हैं। गत दिनों में मतलब इस वित्तीय वर्ष में 11 प्रकरण दर्ज किए हैं और 3 लाख रुपए जुर्माना भी वसूला है अवैध सागवान के विरुद्ध। अभी पिछले 3 से 4 दिनों में जो घटनाक्रम यहाँ पर घटे, लोगों के बीच झगड़े की भी नौबत आई और रातों रात माल को घरों में शिफ्ट कर दिया गया, जिसको देखकर पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। क्या वन विभाग को सारी जानकारी नहीं मिल रही थी? नहीं, इस संबंध में जानकारी नहीं। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। जब क्षेत्रीय वन अधिकारी से इलाके के सबसे बड़े सागवान भंडारणकर्ता और उसकी आरा मशीन के बारे में पूछा गया, तो क्षेत्र के वन अधिकारी ने स्वीकार किया कि उसकी आरा मशीन अवैध है। पिछले दिनों में 3 अवैध आरा मशीनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें से एक बांसखेड़ी मेवातियान में है, एक आपूखेड़ी में है और एक दांगीपुरा रोड पर है। उनके खिलाफ कार्रवाई करके प्रकरण दर्ज किया गया और शेष कार्रवाई भी आगे जारी है। अच्छा, कितनी मशीनें यहाँ पर अभी फिलहाल चल रही हैं? यहाँ पे 30 मशीनें लगभग हैं, जिनमें से 14 के पास करीब लाइसेंस है, बाकी अवैध है। जब लोकल स्तर पे बात करते हैं, आरा मशीन वालों से बात करते हैं, तो ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है कि मात्र 4 के पास ही लाइसेंस है। नहीं, 14 मशीनों के पास लाइसेंस है। शेष अवैध आरा मशीनें हैं, जिनके विरुद्ध भी पूर्व में प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं एवं कोर्ट चालान किए गए हैं, जिसका कोर्ट माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय भी आ चुका है। सिस्टम की मिलीभगत से बढ़ रही तस्करी के चलते सागवान का वैध कारोबार करने वाले और अवैध कारोबार करने वालों के बीच अब टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। क्षेत्रीय वन अधिकारी बातचीत में स्वीकार करते हैं कि इलाके में कुल 30 आरा मशीन संचालित हैं, जिनमें से 14 के पास लाइसेंस है। हालांकि स्थानीय लोग 14 से भी कम आरा मशीनों के पास लाइसेंस होने की बात बताते हैं, लेकिन फिर भी अगर ये मान लिया जाए कि 14 मशीनों के पास लाइसेंस है, तो बाकी की 16 मशीनें अवैध रूप से चल रही हैं। अवैध मशीनों का संचालन करने वाले लोगों और सागवान तस्करों ने वैध रूप से आरा मशीन चलाने वाले लोगों की नाक में दम कर रखा है।
मनोहर थाना में हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर लकड़ी का व्यापार करने वाले कुछ व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं। इनका कहना है कि यहां पर अवैध जो गतिविधियां चल रही हैं उनके चलते इन लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। बाज़ार लंबे समय से बंद हैं और ये लोग लगातार घाटे का सामना कर रहे हैं। इनसे बात करके जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। क्या नाम है सर आपका? औरत साहू। साहू जी के सागवान की लकड़ी को लेकर क्या पूरा घटनाक्रम चल रहा है? सागवान की लकड़ी का ये जैसे दैनिक भास्कर में निकला था 15 दिन पहले कि राजस्थान के मनोहर थाना कस्बे से तार जुड़े हुए हैं। उसके बावजूद भी यहाँ का प्रशासन और यहाँ का ये फॉरेस्ट जो रेंजर साहब है, जो दीपक जी मालव साहब, वो अभी तक निष्क्रिय पड़े हुए हैं, क्योंकि इन लोगों के इनसे संबंध है। तस्कर जितने भी हैं उनसे इतने संबंध है कि ये अभी इसका ट्रांसफ़र करा दिया गया था। ये स्टे लेकर के वापस मनोहर थाने पर आया है और स्टे पे यहाँ टिका हुआ है। आप भी लकड़ी का व्यापार करते हो? लकड़ी का व्यापार करते हैं, लाइसेंसदारी है, नंबर 1 का माल खरीदते हैं। एमपी गवर्नमेंट हमें नीलाम करती है, वो लकड़ी हम खरीदते हैं। तो 2 नंबर का काम करने वाले हैं, इनसे किस तरह से आपका काम प्रभावित हो रहा है? इससे इसलिए हो रहा, हम जो चीज़ें पलंग 10,000 का या 12,000 का बेचते हैं, ये 5,000 8,000 में बेच देते हैं। 20,000 की चीज़ बेचते हैं हम, वो ये 14,000 में बेच देते हैं और उससे हमें नुकसान नहीं होगा तो क्या फ़ायदा होगा? क्या यहाँ कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है। पुलिस और प्रशासन बिल्कुल आके बंद करके बैठा हुआ है, कोई कार्रवाई करते ही नहीं है। डेली माल आता है, लाखों रुपए की लकड़ी अवैध सागवानियाँ आती है। कहीं ये अवैध दुकानें चल रही हैं यहाँ पर जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, फिर भी दुकानें खोल कर बैठा है। पुलिस ने अभी कुछ जगह छापे मारे हैं। अब कहाँ लकड़ी यहाँ सुनने में आता है कि बहुत बड़ी तादाद में अवैध लकड़ी यहाँ पर? हाँ आती है, बिल्कुल आती है। और कहाँ छापे डाले हुए हैं? कौन विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या नाम है सर आपका? नरेंद्र सिंह राजपूत, मनोहर थाना। नरेंद्र सिंह जी, सागवान की तस्करी के लिए इलाका हमेशा से ही मशहूर रहा है। अभी यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि अवैध सागवान की तस्करी काफ़ी बढ़ गई है। इसके चलते ये जो लीगल काम करने वाले लोग हैं वो परेशान हैं। इसका ये है कि सर कि यहाँ पर जो अवैध काम करने वाले जो खुद कारीगर है वो खुद दुकानदार हो गया। जो माल बनाने वाले थे पहले हमारे यहाँ कारीगरी करते थे, वो खुद सेठ हो गए और दुकानदार हो गए। माल कहाँ से ला रहे हैं? माल सारा नंबर 2 का आता है मोटरसाइकिलों से। एक तो ये हमारे जो रेंजर साहब हैं, ये मिली भगत है। दूसरी जो एमपी जो बॉर्डर जो पड़ती है, वहाँ पे भी मिली भगत है। वहाँ पे भी एजेंट बिठाए हुए हैं, वो भी पैसे लेके हैं। और एक मुरारी करके है, वो मुरारी पैसे लेता है, इधर से लकड़ी गिनवा के इधर छोड़ता है। और वो यहाँ के भी जो एजेंट है वो भी इधर से पैसे देते हैं। और जो उधर के जो लोग आते हैं उनको एमपी फॉरेस्ट को भी पुलिस पैसे देते हैं, इसको भी मालाव को भी पैसे देते हैं। प्रशासन भी इसमें शायद इन्वॉल्व है क्योंकि वो भी पैसे लेता है, तभी तो माल आने का जो रास्ता है इस पे आपका फॉरेस्ट का ऑफिस भी है? कुछ भी नहीं करता, वो तो आंख मीच के बैठा रहता है। वो तो नहीं कहता कि पैसे दो और काम करो। किस तरह से हो रहा है फिर ये काम? नंबर 2 से हो रहा है और मिली भगत से, इसकी मालों की मिली भगत से हो रहा है। क्या नाम है साहब आपका? मोहम्मद आबिद। क्या किस तरह से ये पूरा मामला चल रहा है? सागवान का लोग यहाँ परेशान है, कैसे हो रहा है पूरा? यहाँ पे राजस्थान बॉर्डर और एमपी बॉर्डर पास में लगी हुई है। कच्चे रास्ते से मोटरसाइकिलों से माल आता है। मोटरसाइकिलें सब नंबर 2 की इन लोगों के पास। यहाँ के थाने वाले मंथली लेते हैं, रेंजर साहब मंथली लेते हैं। मेरे पास नंबर 1 की मशीन है, लाइसेंस है, नंबर 1 का माल लाते हैं हम बहुत दूर दूर से। उसके बाद हमें तो पुरता खाता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर 2 का माल आता है उसका फर्नीचर बनाते हैं कारीगर, उसी का माल सस्ता बेच देते हैं। और जब कार्रवाई होती है तो जब महीनों गुजर जाते हैं उसके बाद कार्रवाई हो जाती है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो बस आपका माल साफ हो जाता है। उसके बाद कहते हैं हमने कार्रवाई करी, तो यहाँ पे किसी तरह का माल मिलता नहीं है ना। यहाँ के पुलिस वाले भी मंथली लेते हैं और रेंजर साहब भी मंथली लेते हैं। रेंजर साहब ने मेरे से बोला था कि आप मशीन चलाओगे तो नंबर 2 में कर दूंगा, वरना मशीन मत चलाना। 2 साल से मेरी मशीन बंद पड़ी हुई है। अभी डीएफओ साहब से कागज़ कंप्लीट करवाए जगह के। ये लीगल मशीन होल्डर हैं, लीगल इनके पास लाइसेंस है मशीन चलाने का, लकड़ी खरीदने का। ये खुद अपना व्यापार बंद करके बैठे हैं, कहते हैं कि रिश्वत की मांग होती है। ऐसे में इस व्यापार को चलाना संभव नहीं है, क्योंकि इस पूरे व्यापार पर जो सागवान का जो माफिया है, जिसका एक सिंडिकेट बन गया है, उसने अवैध तरीके से पूरा कब्जा कर लिया है। और मनोहर थाना में जगह जगह पर उसने बड़ी तादाद में अवैध सागवान को भर दिया है, जिसको ढूंढ पाने में पुलिस और वन विभाग दोनों नाकाम साबित हो रहे हैं। ऐसे में ये जो व्यापारी यहाँ पर बरसों से सागवान का काम कर रहे थे, ये बेहद परेशान हैं। इनकी रोजी रोटी पर भी संकट मंडरा गया है और ये सभी मांग करते हैं कि ये जो पूरा मामला है इसमें पुलिस, वन विभाग और सरकार पूरा ध्यान दे
और ये जो अवैध तरीके से सागवान का भंडारण करने वाले लोग हैं, इसका व्यापार करने वाले लोग हैं, इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि ईमानदारी से काम करने वाले इन लोगों को कुछ सहायता मिल सके और इनका रोज़गार फिर से खड़ा हो सके। NDTV के लिए झालावाड़ से रियाज खान।